खालिस्तान के उदय के कारण और मौजूदा स्थिति को जानने के लिए पूरा वीडियो देखें। खालिस्तान आंदोलन एक अलगाववादी आंदोलन है जो पंजाब क्षेत्र में खालिस्तान शाब्दिक रूप से खालसा की भूमि नामक एक जातीय धार्मिक संप्रभु राज्य की स्थापना करके सिखों के लिए एक मातृभूमि बनाना चाहता है। खालिस्तान की प्रस्तावित सीमाएं विभिन्न समूहों के बीच भिन्न भिन्न हैं। कुछ लोग संपूर्ण भारतीय राज्य पंजाब का सुझाव देते हैं, जबकि बड़े दावों में पाकिस्तानी पंजाब और उत्तर भारत के अन्य हिस्से जैसे चंडीगढ़, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। शिमला और लाहौर को खालिस्तान की राजधानी के रूप में प्रस्तावित किया गया है। ब्रिटिश साम्राज्य के पतन के बाद एक अलग सिख राज्य की मांग शुरू हुई। 1940 में खालिस्तान के लिए पहला स्पष्ट आह्वान खालिस्तान नामक एक पुस्तिका में किया गया था। प्रवासी सिखों के वित्तीय और राजनीतिक समर्थन के साथ यह आंदोलन भारत के पंजाब राज्य में, जहां सिख बहुल आबादी है, 1970 और 1980 के दशक तक जारी रहा और 1980 के दशक के अंत में अपने चरम पर पहुंच गया। सिख अलगाववादी नेता जगजीत सिंह चौहान ने दावा किया कि 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ अपनी बातचीत के दौरान भुट्टो ने खालिस्तान के लिए पूरी मदद का प्रस्ताव दिया था, लेकिन यह समर्थन कभी पूरा नहीं हुआ। 1990 के दशक में उग्रवाद कम हो गया और आंदोलन कई कारणों से अपने उद्देश्य तक पहुंचने में विफल रहा, जिसमें अलगाववादियों पर भारी पुलिस कार्रवाई, गुटिया अंदरूनी कलह और सिख आबादी का मोहभंग शामिल था। ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान मारे गए लोगों के विरोध में वार्षिक प्रदर्शनों के साथ भारत और सिख प्रवासी समुदाय के भीतर कुछ समर्थन है। 2018 की शुरुआत में भारत के पंजाब में पुलिस ने कुछ आतंकवादी समूहों को गिरफ्तार किया था। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दावा किया कि हालिया उग्रवाद को पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) और कनाडा, इटली और यूके में खालिस्तानी समर्थकों का समर्थन प्राप्त है। 2022 में संगरूर से चुने गए सिमरनजीत सिंह मान वर्तमान में भारतीय संसद में एकमात्र खुले तौर पर खालिस्तानी सांसद हैं और उनकी पार्टी शिरोमणि अकाली दल अमृतसर वर्तमान में भारतीय संसद में एकमात्र खालिस्तान समर्थक पार्टी है। सिख दक्षिण एशिया के पंजाब क्षेत्र में केंद्रित रहे हैं। अंग्रेजों द्वारा अपनी विजय से पहले पंजाब के आसपास के क्षेत्र पर बंदा सिंह बहादुर द्वारा स्थापित सिख मिसलों के संघ का शासन था। मिसलों ने 1733 से 1799 तक पूरे पंजाब पर शासन किया, जब तक कि 1799 से 1849 तक महाराजा रणजीत सिंह द्वारा उनके संघ को सिख साम्राज्य में एकीकृत नहीं किया गया। 1849 में दूसरे आंग्ल सिख युद्ध के अंत में सिख साम्राज्य अलग अलग रियासतों और पंजाब के ब्रिटिश प्रांत में विघटित हो गया। नए विजित क्षेत्रों में ब्रिटिश फूट डालो और राज करो प्रशासनिक नीतियों, हिंदू, सिखों और मुसलमानों को धर्मांतरित करने वाले ईसाई मिशनरियों की कथित सफलता और एक आम धारणा है कि भारत के धार्मिक समुदायों के बीच पतन का समाधान जमीनी स्तर पर धार्मिक पुनरुत्थान था, के जवाब में धार्मिक राष्ट्रवादी आंदोलन उभरे। 1930 के दशक में जैसे ही ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन शुरू हुआ, सिखों ने सिख मातृभूमि के लिए अपना पहला आह्वान किया। जब मुस्लिम लीग के लाहौर प्रस्ताव में पंजाब को एक मुस्लिम राज्य बनाने की मांग की गई, तो अकालियों ने इसे ऐतिहासिक रूप से सिख क्षेत्र को हड़पने के प्रयास के रूप में देखा। जवाब में सिख पार्टी शिरोमणि अकाली दल ने एक ऐसे समुदाय के लिए तर्क दिया जो हिंदुओं और मुसलमानों से अलग था। अकाली दल ने खालिस्तान की कल्पना एक धार्मिक राज्य के रूप में की, जिसका नेतृत्व पटियाला के महाराजा के नेतृत्व में एक कैबिनेट की सहायता से किया गया, जिसमें अन्य इकाइयों के प्रतिनिधि शामिल थे। देश में वर्तमान पंजाब भारत, वर्तमान पंजाब पाकिस्तान, लाहौर सहित और शिमला पहाड़ी राज्यों के कुछ हिस्से शामिल होंगे। भारत का विभाजन 1947 में भारत के विभाजन से पहले लुधियाना, जहां सिखों की आबादी 41.6% थी, के अलावा विभाजन पूर्व ब्रिटिश पंजाब प्रांत के किसी भी जिले में सिख बहुसंख्यक नहीं थे, बल्कि प्रांत में इसके स्थान के आधार पर क्षेत्र के जिलों में या तो हिंदू या मुसलमानों का बहुमत था। ब्रिटिश भारत का विभाजन 1947 में धार्मिक आधार पर किया गया था, जहां पंजाब प्रांत को भारत और नवनिर्मित पाकिस्तान के बीच विभाजित किया गया था। परिणामस्वरूप अधिकांश सिख हिंदुओं के साथ पाकिस्तानी क्षेत्र से भारत के पंजाब में चले गए, जिसमें वर्तमान हरियाणा और हिमाचल प्रदेश शामिल थे। सिख आबादी, जो 1941 में कुछ पाकिस्तानी जिलों में 19.8% तक पहुंच गई थी, पाकिस्तान में घटकर 0.1% रह गई और भारत को सौंपे गए जिलों में तेजी से बढ़ी। हालांकि वे अभी भी भारत के पंजाब प्रांत में अल्पसंख्यक होंगे, जो एक हिंदू बहुल प्रांत बना हुआ है। विभाजन के बाद पूर्वी पंजाब PEPSU बन गया, जिसे 1966 में नए राज्यों हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ वर्तमान पंजाब राज्य के गठन के साथ विभाजित किया गया।
पंजाब भारत का एकमात्र राज्य है जहां सिख बहुसंख्यक आबादी है। सिख इतिहासकार हरजोत सिंह ओबरॉय का तर्क है कि सिखों और पंजाब के बीच ऐतिहासिक संबंधों के बावजूद क्षेत्र कभी भी सिख आत्म परिभाषा का एक प्रमुख तत्व नहीं रहा है। उनका कहना है कि सिख धर्म के साथ पंजाब का जुड़ाव एक हालिया घटना है जो 1940 के दशक से उपजी है। ऐतिहासिक रूप से सिख धर्म अखिल भारतीय रहा है। गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म का मुख्य धर्मग्रंथ उत्तर और दक्षिण भारत दोनों के संतों के कार्यों से लिया गया है, जबकि सिख धर्म की कई प्रमुख सीटें उदाहरण के लिए पाकिस्तान में ननकाना साहिब, बिहार में तख्त श्री पटना साहिब और महाराष्ट्र में हजूर साहिब पंजाब के बाहर स्थित हैं। ओबरॉय का कहना है कि 1930 और 1940 के दशक के अंत में सिख नेताओं ने महसूस किया कि पाकिस्तान में मुसलमानों और भारत में हिंदुओं का प्रभुत्व आसन था। पंजाब के भीतर एक अलग सिख राज्य को उचित ठहराने के लिए सिख नेताओं ने ये तर्क देने के लिए मेटा टिप्पणी और संकेत जुटाना शुरू कर दिया कि पंजाब सिखों का है और सिख पंजाब के हैं। इससे सिख समुदाय का क्षेत्रीयकरण शुरू हुआ। सिख समुदाय के इस क्षेत्रीयकरण को मार्च 1946 में औपचारिक रूप दिया गया, जब अकाली दल की सिख राजनीतिक पार्टी ने पंजाब और सिख धार्मिक समुदाय के प्राकृतिक सहयोग की घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। ओबरॉय का तर्क है कि 20वीं सदी की शुरुआत होने के बावजूद एक अलगाववादी आंदोलन के रूप में खालिस्तान 1970 और 1980 के दशक के अंत तक कभी भी एक बड़ा मुद्दा नहीं था जब इसका सैनिकरण शुरू हुआ। सिख दक्षिण एशिया के पंजाब क्षेत्र में केंद्रित रहे हैं। अंग्रेजों द्वारा अपनी विजय से पहले पंजाब के आसपास के क्षेत्र पर बंदा सिंह बहादुर द्वारा स्थापित सिख मिसलों के संघ का शासन था। मिसलों ने 1733 से 1799 तक पूरे पंजाब पर शासन किया, जब तक कि 1799 से 1849 तक महाराजा रणजीत सिंह द्वारा उनके संघ को सिख साम्राज्य में एकीकृत नहीं किया गया। 1849 में दूसरे आंग्ल सिख युद्ध के अंत में सिख साम्राज्य अलग अलग रियासतों और पंजाब के ब्रिटिश प्रांत में विघटित हो गया। नए विजित क्षेत्रों में ब्रिटिश फूट डालो और राज करो प्रशासनिक नीतियों, हिंदू, सिखों और मुसलमानों को धर्मांतरित करने वाले ईसाई मिशनरियों की कथित सफलता और एक आम धारणा है कि भारत के धार्मिक समुदायों के बीच पतन का समाधान जमीनी स्तर पर धार्मिक पुनरुत्थान था के जवाब में धार्मिक राष्ट्रवादी आंदोलन उभरे। 1930 के दशक में जैसे ही ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन शुरू हुआ, सिखों ने सिख मातृभूमि के लिए अपना पहला आह्वान किया। जब मुस्लिम लीग के लाहौर प्रस्ताव में पंजाब को एक मुस्लिम राज्य बनाने की मांग की गई, तो अकालियों ने इसे ऐतिहासिक रूप से सिख क्षेत्र को हड़पने के प्रयास के रूप में देखा। जवाब में सिख पार्टी शिरोमणि अकाली दल ने एक ऐसे समुदाय के लिए तर्क दिया जो हिंदुओं और मुसलमानों से अलग था। अकाली दल ने खालिस्तान की कल्पना एक धार्मिक राज्य के रूप में की, जिसका नेतृत्व पटियाला के महाराजा के नेतृत्व में एक कैबिनेट की सहायता से किया गया, जिसमें अन्य इकाइयों के प्रतिनिधि शामिल थे। देश में वर्तमान पंजाब भारत, वर्तमान पंजाब पाकिस्तान, लाहौर सहित और शिमला पहाड़ी राज्यों के कुछ हिस्से शामिल होंगे। 1950 से 1970 के दशक तक संप्रभु खालिस्तान के आह्वान की उत्पत्ति के बारे में दो अलग अलग आख्यान हैं। एक भारत के भीतर की घटनाओं को संदर्भित करता है, जबकि दूसरा सिख प्रवासी की भूमिका को विशेषाधिकार देता है। ये दोनों आख्यान इस राज्य के लिए प्रस्तावित शासन के रूप जैसे धर्मतंत्र बनाम लोकतंत्र के साथ साथ प्रस्तावित नाम यानी सिखिस्तान बनाम खालिस्तान में भिन्न है। यहाँ तक कि प्रस्तावित राज्य की सटीक भौगोलिक सीमाएं भी उनके बीच भिन्न हैं, हालांकि आमतौर पर इसे पंजाब के विभिन्न ऐतिहासिक निर्माणों में से एक से अलग करने की कल्पना की गई थी। भारत में उद्भव 14 दिसंबर 1920 को स्थापित अकाली दल एक सिख राजनीतिक दल था जो पंजाब में सरकार बनाने की मांग कर रहा था। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद अकाली दल के नेतृत्व में पंजाबी सूबा आंदोलन ने पंजाबी लोगों के लिए एक प्रांत सूबा के निर्माण की मांग की। अकाली दल की मांगों की अधिकतम स्थिति एक संप्रभु राज्य यानी खालिस्तान थी, जबकि इसकी न्यूनतम स्थिति भारत के भीतर एक स्वायत्त राज्य की थी। पंजाबी सूबा आंदोलन के दौरान उठाए गए मुद्दों को बाद में खालिस्तान के समर्थकों द्वारा एक अलग सिख देश के निर्माण के आधार के रूप में इस्तेमाल किया गया। चूंकि भारत के धार्मिक आधारित विभाजन के कारण बहुत अधिक रक्तपात हुआ, इसलिए भारत सरकार ने शुरू में इस मांग को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उन्हें चिंता थी कि पंजाबी बहुल राज्य बनाने का मतलब प्रभावी रूप से एक बार फिर धार्मिक आधार पर राज्य बनाना होगा। 7 सितंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम संसद में पारित किया गया, जिसे 1 नवंबर 1966 से लागू किया गया। तदनुसार पंजाब को पंजाब और हरियाणा राज्य में विभाजित किया गया, कुछ क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश में शामिल किया गया। चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया।
जबकि इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पंजाब राज्य के निर्माण से सहमत थी, लेकिन चंडीगढ़ को इसकी राजधानी बनाने से इनकार कर दिया और इसे स्वायत्त बनाने से भी इनकार कर दिया। पंजाबी सूबा आंदोलन का परिणाम इसके नेताओं की मांगों को पूरा करने में विफल रहा। आनंदपुर संकल्प, ये भी देखें आनंदपुर साहिब संकल्प। चूंकि अब पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ साझा हो गई है, इसलिए पंजाब के सिखों में नाराजगी महसूस की गई। आगे की शिकायत को जोड़ते हुए रावी, ब्यास और सतलज नदियों पर एक नहर प्रणाली स्थापित की गई, जो पंजाब से होकर बहती थी, ताकि पानी हरियाणा और राजस्थान तक भी पहुंच सके। परिणामस्वरूप पंजाब को केवल 23% पानी मिलेगा, जबकि शेष 2 अन्य राज्यों को मिलेगा। तथ्य यह है कि इस मुद्दे पर दोबारा विचार नहीं किया जाएगा। इससे कांग्रेस के खिलाफ सिखों में नाराजगी बढ़ गई। 1972 के पंजाब चुनाव में अकाली दल की हार हुई। सार्वजनिक अपील हासिल करने के लिए पार्टी ने 1973 में आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पेश किया, जिसमें सत्ता के आमूल-चूल हस्तांतरण और पंजाब को और अधिक स्वायत्तता देने की मांग की गई। संकल्प दस्तावेज में धार्मिक और राजनीतिक दोनों मुद्दे शामिल थे, जिसमें सिख धर्म को हिंदू धर्म से अलग धर्म के रूप में मान्यता देने के साथ साथ चंडीगढ़ और कुछ अन्य क्षेत्रों को पंजाब में स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। इसने ये भी मांग की कि सत्ता को केंद्र से राज्य सरकारों को मौलिक रूप से हस्तांतरित किया जाए। दस्तावेज को गोद लेने के बाद अगले दशक में ध्यान आकर्षित होने तक कुछ समय के लिए काफी हद तक भुला दिया गया था। 1982 में अकाली दल और जर्नैल सिंह भिंडरावाले ने प्रस्ताव को लागू करने के लिए धर्म युद्ध मोर्चा शुरू करने के लिए हाथ मिलाया। हजारों लोग इस आंदोलन में शामिल हुए, यह महसूस करते हुए कि यह सिंचाई के लिए पानी के बड़े हिस्से और पंजाब को चंडीगढ़ की वापसी जैसी मांगों का वास्तविक समाधान प्रस्तुत करता है। प्रवासी भारतीयों में उभार। भारत के बाहर की घटनाओं की कथा के अनुसार, विशेष रूप से 1971 के बाद खालिस्तान की एक संप्रभु और स्वतंत्र राज्य की धारणा उत्तरी अमेरिका और यूरोप में सिखों के बीच लोकप्रिय होने लगी। ऐसा एक खाता खालिस्तान परिषद द्वारा प्रदान किया गया है, जिसका पश्चिमी लंदन में आधार था, जहां कहा जाता है कि खालिस्तान आंदोलन 1970 में शुरू किया गया था। दविंदर सिंह परमार 1954 में लंदन चले गए। परमार के अनुसार उनकी पहली खालिस्तान समर्थक बैठक में 20 से कम लोग शामिल हुए थे और केवल एक व्यक्ति का समर्थन प्राप्त करने पर उन्हें पागल करार दिया गया था। परमार ने अनुयायियों की कमी के बावजूद अपने प्रयास जारी रखे और अंततः 1970 के दशक में बर्मिंघम में खालिस्तानी झंडा फहराया। 1969 में पंजाब विधानसभा चुनाव हारने के 2 साल बाद भारतीय राजनेता जगजीत सिंह चौहान खालिस्तान के निर्माण के लिए अपना अभियान शुरू करने के लिए यूनाइटेड किंगडम चले गए। चौहान के प्रस्ताव में पंजाब, हिमाचल, हरियाणा के साथ साथ राजस्थान के कुछ हिस्से भी शामिल थे। परमार और चौहान की मुलाकात 1970 में हुई और उन्होंने लंदन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में औपचारिक रूप से खालिस्तान आंदोलन की घोषणा की। हालांकि समुदाय द्वारा इसे बिना किसी समर्थन के कट्टरपंथियों के रूप में खारिज कर दिया गया। चौहान पाकिस्तान और अमेरिका में 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद चौहान ने चौधरी ज़हुर इलाही जैसे नेताओं के अतिथि के रूप में पाकिस्तान का दौरा किया। ननकाना साहिब और पाकिस्तान के कई ऐतिहासिक गुरुद्वारों का दौरा करते हुए चौहान ने एक स्वतंत्र सिख राज्य की धारणा को फैलाने के अवसर का उपयोग किया। पाकिस्तानी प्रेस द्वारा व्यापक रूप से प्रचारित उनकी टिप्पणियों के व्यापक कवरेज ने भारत सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पहली बार खालिस्तान की मांग से परिचित कराया। हालांकि सार्वजनिक समर्थन की कमी के कारण खालिस्तान शब्द अधिक से अधिक पहचाना जाने लगा। चौहान के अनुसार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ बातचीत के दौरान भुट्टो ने ननकाना साहिब को खालिस्तान की राजधानी बनाने का प्रस्ताव रखा था। 13 अक्टूबर 1971 को अपने प्रवासी सिख समर्थकों के निमंत्रण पर संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा करते हुए चौहान ने न्यूयॉर्क टाइम्स में एक स्वतंत्र सिख राज्य की घोषणा करते हुए एक विज्ञापन दिया। इस तरह के प्रचार ने उन्हें प्रवासी भारतीयों से लाखों डॉलर इकट्ठा करने में सक्षम बनाया। अंततः भारत में उनकी अलगाववादी गतिविधियों के संबंध में राजद्रोह और अन्य अपराधों से संबंधित आरोप लगाए गए। खालिस्तान परिषद 1977 में भारत लौटने के बाद चौहान ने 1979 में ब्रिटेन की यात्रा की। वहां उन्होंने खालिस्तान परिषद की स्थापना की। 12 अप्रैल 1980 को आनंदपुर साहिब में इसके गठन की घोषणा की। चौहान ने खुद को परिषद के अध्यक्ष और बलबीर सिंह संधू को इसके महासचिव के रूप में नामित किया। मई 1980 में चौहान ने खालिस्तान के गठन की घोषणा करने के लिए लंदन की यात्रा की। इसी तरह की घोषणा संधू ने अमृतसर में की थी, जिन्होंने खालिस्तान के टिकट और मुद्रा जारी की थी।
खालिस्तान हाउस नामक एक इमारत से संचालन करते हुए चौहान ने एक कैबिनेट का नाम रखा और खुद को खालिस्तान गणराज्य का अध्यक्ष घोषित किया। प्रतीकात्मक खालिस्तान पासपोर्ट, डाक टिकट और खालिस्तान डॉलर जारी किए। इसके अलावा ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देशों में दूतावास चौहान द्वारा खोले गए। ये बताया गया है कि एक धनी कैलिफोर्नियाई पीच मैग्नेट के समर्थन से चौहान ने अपने ऑपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए एक इक्वाडोरियन बैंक खाता खोला। कनाडा, अमेरिका और जर्मनी में विभिन्न समूहों के बीच संपर्क बनाए रखने के साथ साथ चौहान सिख नेता जरनैल सिंह भिंडरावाले के संपर्क में रहे, जो एक धार्मिक सिख मातृभूमि के लिए अभियान चला रहे थे। वैश्वीकृत सिख प्रवासी ने खालिस्तान के लिए प्रयासों और संसाधनों का निवेश किया, लेकिन जून 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार तक खालिस्तान आंदोलन वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य पर लगभग अदृश्य रहा। बाद में रॉ के पूर्व विशेष सचिव जीबीएस के खुलासे में सिद्धू रॉ ने ही खालिस्तान किंवदंती बनाने में मदद की। ऑपरेशन ब्लू स्टार की योजना में सक्रिय रूप से भाग लिया। सिख प्रवासियों के बीच खालिस्तान समस्या को देखने के लिए 1976 में ओटावा, कनाडा में तैनात होने के दौरान सिद्धू ने वहां 3 वर्षों के दौरान कुछ भी गलत नहीं पाया, ये कहते हुए कि दिल्ली अनावश्यक रूप से एक तिल का पहाड़ बना रही थी जहां कोई भी अस्तित्व में नहीं था। एजेंसी ने गैर मौजूद खालिस्तान गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए 1981 में पश्चिम यूरोप और उत्तरी अमेरिका में 7 पद बनाए और तैनात अधिकारी हमेशा सिखों या पंजाब मुद्दे से परिचित नहीं थे। उन्होंने अलगाववादी आंदोलन को सेना के ऑपरेशन तक कल्पना के रूप में वर्णित किया, जिसके बाद विद्रोह शुरू हो जाएगा। ऑपरेशन के कुछ ही हफ्ते बाद लिखे गए न्यूयॉर्क टाइम्स के एक लेख के अनुसार स्वर्ण मंदिर पर छापे से पहले न तो सरकार और न ही कोई और खालिस्तान आंदोलन पर ज्यादा भरोसा करता नजर आया। श्री भिंडरावाले ने खुद कई बार कहा कि वह सिखों के लिए एक स्वतंत्र देश की मांग नहीं कर रहे थे, केवल भारतीय संघ के भीतर पंजाब के लिए अधिक स्वायत्तता की मांग कर रहे थे। सरकार द्वारा खालिस्तान प्रश्न उठाने के लिए एक संभावित स्पष्टीकरण यह है कि उसे अमृतसर में हत्या और सिखों के आक्रमण को उचित ठहराने के लिए हर अवसर लेने की जरूरत है। सबसे पवित्र तीर्थस्थल। सेना के हमले के बाद सामुदायिक भावनाओं में भारी बदलाव का जिक्र करते हुए खुशवंत सिंह ने लिखा था कि ऐसा लगता है कि मंदिर पर छापे के बाद से काफी खालिस्तान भावना पैदा हुई है, जिसे कई सिखों ने, यदि अधिकांश नहीं, तो अपने धर्म और उनकी संवेदनाओं पर गहरी चोट के रूप में लिया है। दिल्ली एशियाई खेल 1982। अकाली नेता जिन्होंने धर्म युद्ध मोर्चा की जीत की घोषणा करने की योजना बनाई थी, सहमत समझौते में बदलाव से नाराज थे। नवंबर 1982 में अकाली नेता हरचंद सिंह लोगोवाल ने घोषणा की कि पार्टी जानबूझकर गिरफ्तार होने के लिए अकाली कार्यकर्ताओं के समूहों को दिल्ली भेजकर 9वें वार्षिक एशियाई खेलों को बाधित करेगी। पंजाब और हरियाणा के बीच क्षेत्रों के हस्तांतरण को लेकर असहमति के कारण अकाली दल और सरकार के बीच अंतिम समय में बातचीत विफल हो गई। ये जानते हुए कि खेलों को व्यापक कवरेज मिलेगी, अकाली नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के बीच सिख दुर्दशा की धारणा को बढ़ाने के उद्देश्य से दिल्ली को प्रदर्शनकारियों की बाढ़ से भर देने की कसम खाए। खेलों से एक सप्ताह पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के सदस्य भजन लाल ने प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली पंजाब सीमा को सील कर दिया और पंजाब से दिल्ली आने वाले सभी सिख आगंतुकों की तलाशी लेने का आदेश दिया। हालांकि ऐसे उपायों को सिखों द्वारा भेदभावपूर्ण और अपमानजनक माना गया, लेकिन वे प्रभावी साबित हुए क्योंकि अकाली दल केवल दिल्ली में छोटे और बिखरे हुए विरोध प्रदर्शन ही आयोजित कर सका। नतीजतन कई सिख जो शुरू में अकालियों और भिंडरावाले का समर्थन नहीं करते थे, वे अकाली मोर्चा के प्रति सहानुभूति रखने लगे। खेलों के समापन के बाद लोगोवाल ने दरबार साहिब में सिख दिग्गजों का एक सम्मेलन आयोजित किया। इसमें सेवानिवृत्त सहित बड़ी संख्या में सिख पूर्व सैनिकों ने भाग लिया। मेजर जनरल शबेग सिंह, जो बाद में भिंडरावाले के सैन्य सलाहकार बने। बढ़ती उग्रवादी गतिविधि। 1980 के दशक के पंजाब में भिंडरावाले के अनुयायियों द्वारा बड़े पैमाने पर हत्याएं हुई। इस अवधि के सशस्त्र खालिस्तानी उग्रवादियों ने खुद को खारकू बताया। अकेले वर्ष 1984 1 जनवरी से 3 जून तक में 775 हिंसक घटनाएं हुई, जिसके परिणामस्वरूप 298 लोग मारे गए और 525 घायल हुए। हालांकि यह सामान्य ज्ञान था कि ऐसे बम विस्फोटों और हत्याओं के लिए जिम्मेदार लोग गुरुद्वारों में शरण ले रहे थे। भारत की कांग्रेस सरकार ने घोषणा की कि वह सिख भावनाओं को आहत करने के डर से इन पूजा स्थलों में प्रवेश नहीं कर सकती। यहां तक कि हथियारों से भरे ट्रकों की खुली शिपिंग पर विस्तृत रिपोर्ट प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भेजी गई थी, फिर भी सरकार ने कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया। अंततः अक्टूबर 1983 में 6 हिंदू बस यात्रियों की हत्या के बाद पंजाब में आपातकालीन शासन लागू किया गया, जो 1 दशक से अधिक समय तक जारी रहेगा।
संवैधानिक मुद्दे। फरवरी 1984 में अकाली दल ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25, खंड 2B के विरोध में और अधिक आंदोलन शुरू किया, जो स्पष्ट रूप से बताता है कि हिंदुओं के संदर्भ को सिख, जैन या बौद्ध धर्म को मानने वाले व्यक्तियों के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा, जबकि सिख धर्म को एक अलग धर्म के रूप में भी मान्यता दी गई है। कृपाणों को पहनना और ले जाना इस पेशे में शामिल माना जाएगा। सिख धर्म। अकाली दल के सदस्यों ने मांग की कि संविधान में सिखों को हिंदू के रूप में संदर्भित करने वाली किसी भी अस्पष्टता को हटाया जाए, क्योंकि यह सिद्धांत और व्यवहार दोनों में सिख आबादी के लिए विभिन्न चिंताओं को जन्म देता है। उदाहरण के लिए, एक सिख जोड़ा जो अपने धर्म के रीति रिवाजों के अनुसार शादी करेगा, उसे अपने मिलन को विशेष विवाह अधिनियम 1954 या हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत पंजीकृत करना होगा। अकालियों ने ऐसे नियमों को सिख धर्म के लिए विशिष्ट कानूनों के साथ बदलने की मांग की। ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार एक भारतीय सैन्य अभियान था जिसका आदेश प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1 से 8 जून 1984 के बीच सिख धर्म के सबसे पवित्र स्थल पंजाब के अमृतसर में हरमंदिर साहिब परिसर उर्फ स्वर्ण मंदिर की इमारतों से उग्रवादी धार्मिक नेता जरनैल सिंह भिंडरावाले और उनके सशस्त्र अनुयायियों को हटाने के लिए दिया था। जुलाई 1983 में अकाली दल के अध्यक्ष हरचंद सिंह लोगोवाल ने भिंडरावाले को पवित्र मंदिर परिसर में निवास करने के लिए आमंत्रित किया था, जिस पर सरकार का आरोप था कि भिंडरावाले बाद में अपने सशस्त्र विद्रोह के लिए एक शस्त्रागार और मुख्यालय बना लेगा। धर्मयुद्ध मोर्चा की स्थापना से लेकर ऑपरेशन ब्लू स्टार तक हुई हिंसक घटनाओं में खालिस्तानी आतंकवादियों ने सीधे तौर पर 165 हिंदुओं और निरंकारियों के साथ साथ भिंडरावाले का विरोध करने वाले 39 सिखों की हत्या कर दी थी, जबकि खालिस्तानी हिंसा और दंगों के परिणामस्वरूप कुल 410 लोग मारे गए और 1180 घायल हुए थे। जैसे ही भिंडरावाले और उनके समर्थकों के साथ हुई बातचीत असफल साबित हुई, इंदिरा गांधी ने भारतीय सेना को ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू करने का आदेश दिया। सेना के साथ ऑपरेशन में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल और पंजाब पुलिस शामिल होगी। लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह बराड़, एक सिख के नेतृत्व में सेना की इकाइयों ने 3 जून 1984 को मंदिर परिसर को घेर लिया। ऑपरेशन शुरू होने से ठीक पहले लेफ्टिनेंट जनरल बराड़ ने सैनिकों को संबोधित किया। ये कार्रवाई सिखों या सिख धर्म के खिलाफ नहीं है, यह आतंकवाद के खिलाफ है। यदि उनमें से कोई है जिसकी धार्मिक भावनाएं प्रबल हैं या अन्य आपत्तियां हैं और वह ऑपरेशन में भाग नहीं लेना चाहता है, तो वह बाहर निकलने का विकल्प चुन सकता है और यह उसके विरुद्ध नहीं माना जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह बराड़। हालांकि किसी भी सैनिक ने बाहर निकलने का विकल्प नहीं चुना, जिनमें कई सिख अधिकारी, जूनियर कमीशन अधिकारी और अन्य रैंक के अधिकारी भी शामिल थे। शाम 7 बजे IST तक कुछ नहीं हुआ। टैंक और भारी तोपखाने से लैस सेना ने उग्रवादियों की मारक क्षमता को बहुत कम आंका था, जिन्होंने भारी किलेबंदी वाले अकाल तख्त से एंटी टैंक और मशीन गन फायर से हमला किया था और जिनके पास कवच भेदी क्षमताओं के साथ चीनी निर्मित रॉकेट चालित ग्रेनेड लॉन्चर थे। 24 घंटे की गोलीबारी के बाद सेना ने अंततः मंदिर परिसर पर कब्जा कर लिया। ऑपरेशन में भिंडरावाले मारा गया, जबकि उसके कई अनुयायी भागने में सफल रहे। सेना की हताहत संख्या में 83 लोग मारे गए और 249 घायल हुए। हालांकि राजीव गांधी ने बाद में स्वीकार किया कि 700 से अधिक भारतीय सैनिक मारे गए। भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत आधिकारिक अनुमान के अनुसार इस घटना के परिणामस्वरूप कुल मिलाकर 493 आतंकवादी और नागरिक हताहत हुए, साथ ही 1592 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। स्वतंत्र अनुमान के अनुसार 5000 से अधिक नागरिक और केवल 200 आतंकवादी हैं। यूके के विदेश सचिव विलियम हेग ने यूके सेना द्वारा प्रदान की गई सिफारिशों से हटकर उग्रवादियों पर पूर्ण मोर्चे पर हमले के भारत सरकार के प्रयास को उच्च नागरिक हताहतों के लिए जिम्मेदार ठहराया। गांधी जी के विरोधियों ने भी बल के अत्यधिक उपयोग के लिए ऑपरेशन की आलोचना की। लेफ्टिनेंट जनरल बराड़ ने बाद में कहा कि स्थिति के पूरी तरह से खराब हो जाने के कारण सरकार के पास कोई अन्य सहारा नहीं था। राज्य मशीनरी उग्रवादियों के नियंत्रण में थी, खालिस्तान की घोषणा आसान थी और पाकिस्तान खालिस्तान के लिए अपने समर्थन की घोषणा करते हुए तस्वीर में आ गया होता। बहरहाल ऑपरेशन ने खालिस्तानी उग्रवाद को कुचल नहीं दिया, क्योंकि यह जारी रहा। मित्रोखिन आर्काइव के अनुसार 1982 में सोवियत ने नई दिल्ली रेजिडेंसी में एजेंट एस नामक एक भर्ती का इस्तेमाल किया था, जो खालिस्तान के बारे में गलत जानकारी प्रदान करने के लिए एक प्रमुख माध्यम के रूप में इंदिरा गांधी का करीबी था। एजेंट एस ने इंदिरा गांधी को धार्मिक गड़बड़ी पैदा करने और कथित तौर पर खालिस्तान साजिश शुरू करने के लिए पाकिस्तानी संलिप्तता दिखाने वाले झूठे दस्तावेज उपलब्ध कराए।
1983 में राजीव गांधी की मास्को यात्रा के बाद सोवियत ने उन्हें समझाया कि अमेरिका सिखों के लिए गुप्त समर्थन में लगा हुआ था। मित्रोखिन के अनुसार 1984 तक सोवियत द्वारा प्रदान की गई दुष्प्रचार ने इंदिरा गांधी को ऑपरेशन ब्लू स्टार को आगे बढ़ाने के लिए प्रभावित किया था। इंदिरा गांधी की हत्या और सिख विरोधी दंगे। इंदिरा गांधी। मुख्य लेख। इंदिरा गांधी हत्याकांड। 31 अक्टूबर 1984 की सुबह ऑपरेशन ब्लू स्टार के प्रतिशोध में इंदिरा गांधी की नई दिल्ली में उनके दो निजी सुरक्षा गार्ड सतवंत सिंह और बेअंत सिंह दोनों सिखों ने हत्या कर दी थी। इस हत्या के बाद पूरे उत्तर भारत में 1984 में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे, जबकि सत्तारूढ़ दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) ने कहा कि हिंसा स्वतःस्फूर्त दंगों के कारण हुई थी। इसके आलोचकों ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस सदस्यों ने स्वयं सिखों के खिलाफ नरसंहार की योजना बनाई थी। दंगों की जांच के लिए बनाए गए एक विशेष आयोग, नानावती आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि कांग्रेस नेताओं जगदीश टाइटलर, H.K.L. भगत और सज्जन कुमार सहित ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दंगों की घटनाओं में भूमिका निभाई थी। केंद्रीय मंत्री कमलनाथ पर रकाबगंज के पास दंगों का नेतृत्व करने का आरोप लगाया गया था, लेकिन सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया गया। अन्य राजनीतिक दलों ने दंगों की कड़ी निंदा की। दो प्रमुख नागरिक स्वतंत्रता संगठनों ने सिख विरोधी दंगों पर एक संयुक्त रिपोर्ट जारी की, जिसमें जीवित बचे लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा आरोपी 16 महत्वपूर्ण राजनेताओं, 13 पुलिस अधिकारियों और 198 अन्य लोगों का नाम लिया गया। कई सिख और हिंदू समूहों, साथ ही किसी भी धर्म से जुड़े संगठनों ने खालिस्तान समर्थकों और भारत सरकार के बीच शांति स्थापित करने का प्रयास किया है। अकालियों ने विनाशकारी परिणामों के डर से सिख राजनीति में कट्टरता देखी है। जवाब में राष्ट्रपति हरचंद सिंह लोगोवाल ने अकाली दल के प्रमुख को बहाल कर दिया और एक शांति पहल पर जोर दिया, जिसने हिंदू सिख सौहार्द के महत्व को दोहराया। सिख चरमपंथी हिंसा की निंदा की, इसलिए घोषणा की कि अकाली दल खालिस्तान के पक्ष में नहीं है। 1985 में भारत सरकार ने राजीव लोगोवाल समझौते के माध्यम से सिखों की शिकायतों का राजनीतिक समाधान खोजने का प्रयास किया, जो लोगोवाल और प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बीच हुआ था। समझौते में सिखों की धार्मिक, क्षेत्रीय और आर्थिक मांगों को मान्यता देते हुए, जिनके बारे में इंदिरा गांधी के कार्यकाल में समझौता नहीं किया जा सकता था, चंडीगढ़ मुद्दे और नदी विवाद को हल करने के लिए आयोग और स्वतंत्र न्यायाधिकरण स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की गई, जो आने वाले चुनावों में अकाली दल की जीत का आधार तैयार करेगी। सामान्य स्थिति में वापसी के लिए आधार प्रदान करते हुए चंडीगढ़ स्पष्ट रूप से एक मुद्दा बना रहा और समझौते की सिख उग्रवादियों ने निंदा की, जिन्होंने स्वतंत्र खालिस्तान की मांग छोड़ने से इनकार कर दिया। इन चरमपंथियों ने, जो अप्रसन्न रह गए थे, लोगोवाल की हत्या करके प्रतिक्रिया व्यक्त की। इस तरह के व्यवहार के कारण वार्ता खारिज हो गई, जिससे कांग्रेस और अकाली दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर आतंकवाद को समर्थन देने का आरोप लगाया। भारत सरकार ने पाकिस्तान द्वारा आंदोलन को बढ़ावा देने का जिक्र करते हुए विदेशी हाथ की संलिप्तता की ओर इशारा किया। पंजाब ने भारत सरकार को बताया कि आतंकवादी देश के बाहर के स्रोतों के माध्यम से और देश के भीतर के स्रोतों के साथ संबंध विकसित करके परिष्कृत हथियार प्राप्त करने में सक्षम थे। इस प्रकार सरकार का मानना था कि हथियारों का बड़ा अवैध प्रवाह भारत की सीमाओं से होकर बह रहा था। हथियारों की तस्करी के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार था। भारत ने दावा किया कि पाकिस्तान ने उग्रवादियों को शरण, हथियार, धन और नैतिक समर्थन प्रदान किया, हालांकि अधिकांश आरोप परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित थे। एयर इंडिया फ्लाइट 182। आयरिश नौसेना सेवा एयर इंडिया फ्लाइट 182 बमबारी के बाद शवों को बरामद कर रही है। इसमें शामिल विमान VTEFO एयर इंडिया फ्लाइट 182 पर बमबारी से 2 सप्ताह से भी कम समय पहले 10 जून 1985 को देखा गया था। एयर इंडिया फ्लाइट 182 मॉन्ट्रियल लंदन दिल्ली बॉम्बे मार्ग पर चलने वाली एयर इंडिया की उड़ान थी। 23 जून 1985 को मार्ग पर चल रहे एक बोइंग 747 को आयरलैंड के तट के पास हवा में एक बम द्वारा उड़ा दिया गया था। विमान में सवार कुल 329 लोग मारे गए, 268 कनाडाई नागरिक, 27 ब्रिटिश नागरिक और उड़ान चालक दल सहित 24 भारतीय नागरिक। उसी दिन एक सामान बम के कारण हुआ विस्फोट आतंकवादी ऑपरेशन से जुड़ा था और जापान के टोक्यो में नारिता हवाई अड्डे पर हुआ, जिसका उद्देश्य एयर इंडिया की उड़ान 301 था, जिसमें 2 सामान संभालने वालों की मौत हो गई। पूरी घटना का दायरा अंतर महाद्वीपीय था, जिसमें कुल मिलाकर 331 लोग मारे गए और विभिन्न महाद्वीपों के 5 देश प्रभावित हुए: कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, भारत, जापान और आयरलैंड।
बमबारी में मुख्य संदिग्ध बब्बा खालसा नामक एक सिख अलगाववादी समूह और अन्य संबंधित समूहों के सदस्य थे, जो उस समय भारत के पंजाब में एक अलग सिख राज्य खालिस्तान के लिए आंदोलन कर रहे थे। सितंबर 2007 में कनाडाई जांच आयोग ने रिपोर्टों की जांच की। शुरुआत में भारतीय खोजी समाचार पत्रिका तहलका में खुलासा किया गया था कि अब तक अज्ञात व्यक्ति लखबीर सिंह रोड़े ने विस्फोटों का मास्टरमाइंड किया था। हालांकि निष्कर्ष में दो अलग अलग कनाडाई जांचों ने आधिकारिक तौर पर यह निर्धारित किया कि आतंकवादी ऑपरेशन के पीछे का मास्टरमाइंड वास्तव में कनाडाई तलविंदर सिंह परमार था। एयर इंडिया पर बमबारी के लिए कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। कनाडाई नागरिक और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन के सदस्य इंद्रजीत सिंह रेयात, जिन्होंने 2003 में मानव वध के लिए दोषी ठहराया था, इस मामले में दोषी ठहराए गए एकमात्र व्यक्ति होंगे। एयर इंडिया फ्लाइट 182 और नरीता हवाई अड्डे पर विस्फोट हुए बमों को असेंबल करने के लिए उन्हें 15 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। 1980 के दशक के अंत में पंजाब विद्रोह। 1986 में जब उग्रवाद अपने चरम पर था, स्वर्ण मंदिर पर फिर से ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन और दमदमी टकसाल के उग्रवादियों ने कब्जा कर लिया। उग्रवादियों ने एक सभा सरबत खालसा बुलाए और 26 जनवरी को उन्होंने खालिस्तान के निर्माण के पक्ष में एक प्रस्ताव गुरुमतता पारित किया। हालांकि केवल शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति एसजीपीसी के पास सिखों की सर्वोच्च धार्मिक अस्थायी सिख जत्थेदार को नियुक्त करने का अधिकार था। इस प्रकार उग्रवादियों ने एसजीपीसी को भंग कर दिया और अपना स्वयं का जत्थेदार नियुक्त कर दिया, जिसने उनकी बोली को भी अस्वीकार कर दिया। उग्रवादी नेता गुरबचन सिंह मनोचाहल ने खुद को बलपूर्वक नियुक्त किया। कई सिख और हिंदू समूहों, साथ ही किसी भी धर्म से जुड़े संगठनों ने खालिस्तान समर्थकों और भारत सरकार के बीच शांति स्थापित करने का प्रयास किया है। अकालियों ने विनाशकारी परिणामों के डर से सिख राजनीति में कट्टरता देखी है। जवाब में राष्ट्रपति हरचंद सिंह लोगोवाल ने अकाली दल के प्रमुख को बहाल कर दिया और एक शांति पहल पर जोर दिया, जिसने हिंदू सिख सौहार्द के महत्व को दोहराया। सिख चरमपंथी हिंसा की निंदा की, इसलिए घोषणा की कि अकाली दल खालिस्तान के पक्ष में नहीं है। 1985 में भारत सरकार ने राजीव लोगोवाल समझौते के माध्यम से सिखों की शिकायतों का राजनीतिक समाधान खोजने का प्रयास किया, जो लोगोवाल और प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बीच हुआ था। समझौते में सिखों की धार्मिक, क्षेत्रीय और आर्थिक मांगों को मान्यता देते हुए, जिनके बारे में इंदिरा गांधी के कार्यकाल में समझौता नहीं किया जा सकता था, चंडीगढ़ मुद्दे और नदी विवाद को हल करने के लिए आयोग और स्वतंत्र न्यायाधिकरण स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की गई, जो आने वाले चुनावों में अकाली दल की जीत का आधार तैयार करेगी। सामान्य स्थिति में वापसी के लिए आधार प्रदान करते हुए चंडीगढ़ स्पष्ट रूप से एक मुद्दा बना रहा और समझौते की सिख उग्रवादियों ने निंदा की, जिन्होंने स्वतंत्र खालिस्तान की मांग छोड़ने से इनकार कर दिया। इन चरमपंथियों ने, जो अप्रसन्न रह गए थे, लोगोवाल की हत्या करके प्रतिक्रिया व्यक्त की। इस तरह के व्यवहार के कारण वार्ता खारिज हो गई, जिससे कांग्रेस और अकाली दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर आतंकवाद को समर्थन देने का आरोप लगाया। भारत सरकार ने पाकिस्तान द्वारा आंदोलन को बढ़ावा देने का जिक्र करते हुए विदेशी हाथ की संलिप्तता की ओर इशारा किया। पंजाब ने भारत सरकार को बताया कि आतंकवादी देश के बाहर के स्रोतों के माध्यम से और देश के भीतर के स्रोतों के साथ संबंध विकसित करके परिष्कृत हथियार प्राप्त करने में सक्षम थे। इस प्रकार सरकार का मानना था कि हथियारों का बड़ा अवैध प्रवाह भारत की सीमाओं से होकर बह रहा था। हथियारों की तस्करी के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार था। भारत ने दावा किया कि पाकिस्तान ने उग्रवादियों को शरण, हथियार, धन और नैतिक समर्थन प्रदान किया, हालांकि अधिकांश आरोप परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित थे। एयर इंडिया फ्लाइट 182। आयरिश नौसेना सेवा एयर इंडिया फ्लाइट 182 बमबारी के बाद शवों को बरामद कर रही है। इसमें शामिल विमान VTEFO एयर इंडिया फ्लाइट 182 पर बमबारी से 2 सप्ताह से भी कम समय पहले 10 जून 1985 को देखा गया था। एयर इंडिया फ्लाइट 182 मॉन्ट्रियल लंदन दिल्ली बॉम्बे मार्ग पर चलने वाली एयर इंडिया की उड़ान थी। 23 जून 1985 को मार्ग पर चल रहे एक बोइंग 747 को आयरलैंड के तट के पास हवा में एक बम द्वारा उड़ा दिया गया था। विमान में सवार कुल 329 लोग मारे गए, 268 कनाडाई नागरिक, 27 ब्रिटिश नागरिक और उड़ान चालक दल सहित 24 भारतीय नागरिक। उसी दिन एक सामान बम के कारण हुआ विस्फोट आतंकवादी ऑपरेशन से जुड़ा था और जापान के टोक्यो में नारिता हवाई अड्डे पर हुआ, जिसका उद्देश्य एयर इंडिया की उड़ान 301 था, जिसमें 2 सामान संभालने वालों की मौत हो गई। पूरी घटना का दायरा अंतर महाद्वीपीय था, जिसमें कुल मिलाकर 331 लोग मारे गए और विभिन्न महाद्वीपों के 5 देश प्रभावित हुए: कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, भारत, जापान और आयरलैंड।
बमबारी में मुख्य संदिग्ध बब्बा खालसा नामक एक सिख अलगाववादी समूह और अन्य संबंधित समूहों के सदस्य थे, जो उस समय भारत के पंजाब में एक अलग सिख राज्य खालिस्तान के लिए आंदोलन कर रहे थे। सितंबर 2007 में कनाडाई जांच आयोग ने रिपोर्टों की जांच की। शुरुआत में भारतीय खोजी समाचार पत्रिका तहलका में खुलासा किया गया था कि अब तक अज्ञात व्यक्ति लखबीर सिंह रोड़े ने विस्फोटों का मास्टरमाइंड किया था। हालांकि निष्कर्ष में दो अलग अलग कनाडाई जांचों ने आधिकारिक तौर पर यह निर्धारित किया कि आतंकवादी ऑपरेशन के पीछे का मास्टरमाइंड वास्तव में कनाडाई तलविंदर सिंह परमार था। एयर इंडिया पर बमबारी के लिए कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। कनाडाई नागरिक और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन के सदस्य इंद्रजीत सिंह रेयात, जिन्होंने 2003 में मानव वध के लिए दोषी ठहराया था, इस मामले में दोषी ठहराए गए एकमात्र व्यक्ति होंगे। एयर इंडिया फ्लाइट 182 और नरीता हवाई अड्डे पर विस्फोट हुए बमों को असेंबल करने के लिए उन्हें 15 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। 1980 के दशक के अंत में पंजाब विद्रोह। 1986 में जब उग्रवाद अपने चरम पर था, स्वर्ण मंदिर पर फिर से ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन और दमदमी टकसाल के उग्रवादियों ने कब्जा कर लिया। उग्रवादियों ने एक सभा सरबत खालसा बुलाए और 26 जनवरी को उन्होंने खालिस्तान के निर्माण के पक्ष में एक प्रस्ताव गुरुमत तक पारित किया। हालांकि केवल शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति SGPC के पास सिखों की सर्वोच्च धार्मिक अस्थायी सिख जत्थेदार को नियुक्त करने का अधिकार था। इस प्रकार उग्रवादियों ने SGPC को भंग कर दिया और अपना स्वयं का जत्थेदार नियुक्त कर दिया, जिसने उनकी बोली को भी अस्वीकार कर दिया। उग्रवादी नेता गुरबचन सिंह मनोचाहल ने खुद को बलपूर्वक नियुक्त किया। सन 2000 मानवाधिकार कार्यकर्ताओं द्वारा भारतीय सुरक्षा बलों सिख पुलिस अधिकारी KPS गिल के नेतृत्व में के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसमें दावा किया गया है कि फर्जी गोलीबारी में हजारों संदिग्ध मारे गए और उचित पहचान या पोस्टमार्टम के बिना हजारों शवों का अंतिम संस्कार निपटान कर दिया गया। ह्यूमन राइट्स वॉच ने बताया कि 1984 के बाद से सरकारी बलों ने उग्रवादियों से लड़ने के लिए बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का सहारा लिया है, जिसमें शामिल है मनमाने ढंग से गिरफ्तारी, बिना मुकदमे के लंबे समय तक हिरासत में रखना, यातना देना और नागरिकों और संदिग्ध उग्रवादियों को संक्षेप में फांसी देना। पुलिस द्वारा मांगे गए रिश्तेदारों का पता बताने के लिए परिवार के सदस्यों को अक्सर हिरासत में लिया जाता था और प्रताड़ित किया जाता था। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पंजाब विद्रोह के दौरान पुलिस द्वारा गायब होने, यातना, बलात्कार और गैरकानूनी हिरासत के कई मामलों का आरोप लगाया है, जिसके लिए दिसंबर 2002 तक 75-100 पुलिस अधिकारियों को दोषी ठहराया गया था। वर्तमान समय की गतिविधियां। खालिस्तानी उग्रवादियों की वर्तमान गतिविधियों में तरन-तारन विस्फोट शामिल है, जिसमें पुलिस की कार्रवाई में 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से एक ने खुलासा किया कि उन्हें भारत में कई डेरा नेताओं को मारने के लिए सिख फॉर जस्टिस द्वारा आदेश दिया गया था। दल खालसा जैसे खालिस्तान समर्थक संगठन भारत के बाहर भी सक्रिय हैं, जिन्हें सिख प्रवासी समुदाय के एक वर्ग का समर्थन प्राप्त है। 25 दिसंबर तक भारतीय मीडिया सूत्रों के अनुसार बब्बा खालसा और खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स द्वारा पंजाब में संभावित हमले के बारे में कई एजेंसियों द्वारा इनपुट दिए गए हैं। कथित तौर पर वे अपने पाकिस्तानी आकाओं के संपर्क में हैं और सीमा पार हथियारों की तस्करी करने की कोशिश कर रहे हैं। नवंबर 2015 में पंजाब क्षेत्र में हालिया अशांति के जवाब में सिख समुदाय यानी सरबत खालसा की एक मंडली बुलाई गई थी। सरबत खालसा ने सिख संस्थानों और परंपराओं को मजबूत करने के लिए 13 प्रस्ताव अपनाए। 12वें प्रस्ताव में 1986 में सरबत खालसा द्वारा अपनाए गए प्रस्तावों की पुष्टि की गई, जिसमें खालिस्तान के संप्रभु राज्य की घोषणा भी शामिल थी। इसके अलावा खालिस्तान के पक्ष में संकेत तब उठाए गए जब शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के अध्यक्ष सिमरनजीत सिंह मान ने सूरत सिंह खालसा से मुलाकात की, जो दयानंद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल DMCH में भर्ती थे। जब मान ACP सतीश मल्होत्रा से बहस कर रहे थे, तभी DMCH के मुख्य द्वार पर खड़े समर्थकों ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में खालिस्तान के निशान लहराए। लगभग 15-20 मिनट तक चले पुलिस अधिकारियों के साथ टकराव के बाद मान को ADCP परमजीत सिंह पन्नू के साथ खालसा से मिलने की अनुमति दी गई। अपनी संस्कृति और धर्म के साथ निरंतर संबंध बनाए रखते हुए भारत के बाहर सिख प्रवासी अपने निवास वाले देशों में वित्तीय सहायता, प्रचार और राजनीतिक पैरवी के माध्यम से आंदोलन का तेजी से समर्थन कर रहे हैं और आंदोलन को चलाने में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। व्यापक राजनीतिक और वित्तीय संबंधों से उत्साहित होकर प्रवासी भारतीयों ने पंजाब में आंदोलन के लिए वित्तीय और राजनयिक सहायता फैलाने के लिए अन्य उपलब्ध प्रतिष्ठानों के अलावा गुरुद्वारों का उपयोग किया है और इसके लिए समर्थन जुटाने के लिए इंटरनेट और सोशल मीडिया जैसे आधुनिक संचार माध्यमों का उपयोग किया है।
हाल ही में खालिस्तान आंदोलन के समर्थन में कई स्थानों पर कई संकेत उठाए गए हैं। हालांकि कनाडा के आव्रजन और शरणार्थी बोर्ड IRB की रिपोर्ट है कि खालिस्तान का समर्थन करने वाले सिखों को खुद हिरासत में लिया जा सकता है और प्रताड़ित किया जा सकता है। विशेष रूप से ऑपरेशन ब्लू स्टार की 31वीं वर्षगांठ पर पंजाब में खालिस्तान समर्थक नारे लगाए गए, जिसके परिणामस्वरूप 25 सिख युवाओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के एक कार्यक्रम के दौरान भी खालिस्तान समर्थक नारे लगाए गए। शिरोमणि अकाली दल के 2 सदस्यों, जिनकी पहचान स्वरूप सिंह संधा और राजेंद्र सिंह चन्ना के रूप में की गई, ने मुख्यमंत्री के भाषण के दौरान खालिस्तान समर्थक और बादल विरोधी नारे लगाए। पीछे मुड़कर देखें तो खालिस्तान आंदोलन कई कारणों से भारत में अपने उद्देश्यों तक पहुंचने में विफल रहा है। पंजाब पुलिस प्रमुख KPS गिल के नेतृत्व में अलगाववादियों पर भारी पुलिस कार्रवाई हुई। कई उग्रवादी नेता मारे गए और अन्य ने आत्मसमर्पण कर दिया और पुनर्वास किया। गिल आतंकवाद से निपटने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस और सुरक्षा बलों के प्रावधान को जोड़कर नीतियों में बदलाव को गिरावट का श्रेय देते हैं। बिना किसी हस्तक्षेप के सरकार की ओर से स्पष्ट राजनीतिक इच्छाशक्ति, चरमपंथी समर्थकों के लिए भी खालिस्तान की स्पष्ट राजनीतिक अवधारणा का अभाव। कुमार 1997 के अनुसार जो नाम इच्छाधारी था वह केवल भारतीय प्रतिष्ठान के प्रति उनकी घृणा को दर्शाता था और उन्हें इसका कोई विकल्प नहीं मिला। आंदोलन के बाद के चरणों में उग्रवादियों के पास वैचारिक प्रेरणा का अभाव था। इसके रैंकों में अपराधियों और सरकार के वफादारों के प्रवेश ने समूहों को और विभाजित कर दिया। पंजाब की सिख आबादी से सहानुभूति और समर्थन की हानि, सिखों के बीच फूट ने भी इस आंदोलन को कमजोर कर दिया। पेटीग्रेव के अनुसार गैर जाट शहरी सिख जटिस्तान देश में नहीं रहना चाहते थे। इसके अलावा विभाजन इसलिए हुआ क्योंकि इस क्षेत्र के लोग पारंपरिक रूप से करियर विकल्प के रूप में पुलिस और सैन्य सेवा को प्राथमिकता देते थे। पंजाब पुलिस में बहुसंख्यक जाट सिख थे और पुलिस प्रमुख गिल ने इस संघर्ष को जाट बनाम जाट कहा था। प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व में अकाली दल के उदारवादी गुटों ने तीनों विधानसभा अर्थात संसदीय और SGPC चुनावों के माध्यम से राज्य में राजनीतिक पदों पर पुनः कब्जा कर लिया। उग्रवादी संबद्ध गुटों पर पारंपरिक राजनीतिक दलों का प्रभुत्व फिर से कायम हो गया। अलगाववादी तत्वों के उदय के खिलाफ क्षेत्र में सुरक्षा बलों द्वारा सतर्कता बढ़ा दी गई है। सिख समुदाय द्वारा अपनाए गए विश्वास बहाली के उपायों ने खालिस्तान आंदोलन को जड़ से उखाड़ने में मदद की। इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज के लिए लिखते हुए सिमरत ढिल्लन 2007 ने कहा कि हालांकि कुछ समूहों ने लड़ाई जारी रखी, आंदोलन ने भारत और प्रवासी समुदाय दोनों में अपना लोकप्रिय समर्थन खो दिया है। सन 2020 खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के प्रमुख हरमीत सिंह की 27 जनवरी 2020 को पाकिस्तान में लाहौर के पास डेरा चहल गुरुद्वारे में हत्या कर दी गई थी। हरमीत ने 2016-2017 में पंजाब में लक्षित हत्याओं के साथ साथ कई अन्य आतंकवादी हमलों की साजिश रची थी। हरमीत के कारण और हत्यारे पर अलग अलग रिपोर्टें आई हैं। कुछ भारतीय मीडिया के अनुसार हरमीत की हत्या एक विवाद को लेकर की गई थी, जबकि अन्य मीडिया आउटलेट्स का कहना है कि हरमीत की हत्या एक वित्तीय विवाद को लेकर की गई थी। दूसरों ने अनुमान लगाया है कि हरमीत की हत्या रॉय या ISI द्वारा की गई थी। ये सिद्धांत अधिकांश सिखों द्वारा समर्थित है। जब एक पुलिस प्रवक्ता से हरमीत की अज्ञानता के बारे में पूछा गया तो उन्होंने दावा किया कि उन्हें ऐसी किसी घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हरमीत के माता पिता ने उसके शव का अनुरोध किया ताकि वे अंतिम संस्कार कर सकें, लेकिन पाकिस्तान ने इसका पालन नहीं किया। हरमीत की हत्या पर लाहौर में पुलिस द्वारा कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई थी। हरमीत का क्रीमेशन किया गया और केवल कुछ ही लोग क्रीमेशन में शामिल हुए। NIA हरमीत की मृत्यु सत्यापन रिपोर्ट प्रदान करने में विफल रही। उनका उत्तराधिकारी अवतार सिंह खांडा होंगे। अगस्त 2022 में अमृतपाल सिंह, एक स्वघोषित कट्टरपंथी उपदेशक, दीप सिद्धू की मृत्यु के बाद वारिस पंजाब डी के प्रमुख के रूप में नियुक्त होने के बाद प्रमुखता में आए एक उत्तराधिकार जिसे सिद्धू के रिश्तेदारों और कुछ सहयोगियों ने नाजायज बताया। बाद में उन्होंने खालिस्तान के निर्माण और सिखों को बपतिस्मा लेने, धार्मिक तपस्या अपनाने और नशीली दवाओं और अन्य बुराइयों से दूर रहने की वकालत करते हुए एक अभियान और कई उपदेश यात्राएं शुरू की। उन्होंने सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान हिंसा और हथियारों के इस्तेमाल का महिमामंडन किया। मार्च 2023 में भारतीय अधिकारियों ने वारिस पंजाब डे पर कार्रवाई शुरू की, जिसमें संगठन पर हत्या के प्रयास, पुलिस कर्मियों पर हमले और पंजाब में वैमनस्य फैलाने का आरोप लगाया गया। 35 दिनों तक फरार रहने के बाद अंततः उसे 23 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया। सिंह की गिरफ्तारी के बाद विशेषकर प्रवासी सिखों के बीच कई विरोध प्रदर्शन हुए।
जबकि कई घटनाएं बिना किसी घटना के घटित हुई। विभिन्न स्थानों पर कई हिंसक हमलों की सूचना मिली। प्रदर्शनकारियों की एक भीड़ ने सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हमला किया, एक अन्य भीड़ ने लंदन में भारतीय उच्चायोग कार्यालय पर हमला किया और पोल से भारतीय ध्वज को उतारने का प्रयास किया, खिड़कियां तोड़ दी और सुरक्षा कर्मचारियों को मामूली चोटें पहुंचाईं। एनआईए ने दावा किया है कि सैन फ्रांसिस्को में प्रदर्शनकारियों के एक समूह को भारत सरकार के सभी प्रतिनिधियों को मारने के लिए उकसाया गया था। इसके अलावा 2 लोगों ने वाणिज्य दूतावास के प्रवेश द्वार पर ज्वलनशील पदार्थ डाला और इमारत में आग लगाने का प्रयास किया। कनाडा में सिख समूहों ने ओटावा में भारतीय उच्चायोग भवन पर हमला किया और 2 ग्रेनेड फेंके। वाशिंगटन में खालिस्तानी समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन को कवर कर रहे एक भारतीय पत्रकार को मौखिक रूप से डराया और शारीरिक हमला किया। सरे में एक अन्य पत्रकार पर खालिस्तानी समर्थकों द्वारा कथित तौर पर हमला किया गया और उसे परेशान किया गया। अमेरिका में भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू को खालिस्तानियों द्वारा हत्या की धमकी दी गई थी। 2 जुलाई को खालिस्तानी समर्थकों ने सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास को आग लगा दी। सैन फ्रांसिस्को विभाग द्वारा आगजनी के प्रयास को तुरंत दबा दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप इमारत को सीमित क्षति हुई और उपस्थित कर्मचारियों को कोई चोट नहीं आई। इस घटना की विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने निंदा की। घटना का एक वीडियो खालिस्तानी समर्थकों द्वारा ट्विटर पर जारी किया गया था, जिसमें बताया गया था कि यह हमला कनाडा स्थित खालिस्तान टाइगर फोर्स के प्रमुख हरदीप सिंह निज्जर की हाल ही में हुई मौत का प्रतिशोध था। निज्जर की मौत ने सिख प्रवासी वर्गों के बीच रैलियां निकाली। इन घटनाओं को बढ़ावा देने वाले पोस्टरों में निराधार रूप से कहा गया कि भारतीय राजनयिकों ने मौत में भूमिका निभाई। कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली ने पोस्टरों की निंदा की, जिन्होंने भारतीय राजनयिकों और इमारतों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। 15 जून 2023 को खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के नेता अवतार सिंह खांडा की मृत्यु हो गई। वह अमृतपाल का करीबी सहयोगी था और उसने लंदन में दूतावास में भारतीय ध्वज को उतारने में भूमिका निभाई थी। अधिकांश रिपोर्टों के अनुसार खांडा की मृत्यु रक्त कैंसर या इसी तरह की समस्याओं से हुई। खांडा के समर्थकों का दावा है कि उन्हें भारतीय खुफिया सेवाओं द्वारा मार दिया गया था। वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।